नमस्कार, मैं हूं सारांश। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में। सबसे पहले सुनते हैं आज के समाचार। उत्तराखंड राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए राज्य में 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा देने, राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन 23 मार्च 2025 से 23 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। इस संबंध में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी वर्ष 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड में शीतकालीन प्रवास के दौरान कंटेंट क्रिएशन पर जोर देने का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु राज्य में 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करते हुए कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजित की गई। तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता को लेकर कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा काफी उत्साह दिखाया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 110 प्राप्त हुई, जिनमें 56 रील्स की और 54 शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में है। प्रतियोगिता में प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण एवं विजेता प्रतिभागियों के चयन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक सूचना की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल समिति का गठन किया गया है। आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल 25 जून को मुख्यमंत्री आवास में राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आपातकाल के दौरान मीसा एवं DIR में निरुद्ध रहे राज्य के लोकतंत्र सेनानियों एवं दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की पत्नी अथवा पति को सम्मानित करने के साथ ही आपातकाल के दौर के अनुभवों को साझा किया जाएगा। इस मौके पर राज्य में सभी जिलों में भी व्यापक जन सहभागिता के साथ कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही 50 स्थानों पर आपातकाल को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में 25 जून 2075 से 21 मार्च 1977 की अवधि में आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार के निर्देश अनुसार राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने हेतु अपर सचिव निवेदित कुकरेती की में आयोजित बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभिन्न विभागों एवं जिलाधिकारियों को कार्यक्रम आयोजित की जिम्मेदारियां सौंपी गई। कावड़ मेले को लेकर धामी सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कावड़ मेला की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को कावड़ मेले के संचालन से संबंधित सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किए कि व्यवस्थित कावड़ मेले में बाधक बनने वालों, नशे में लिप्त, उत्पाद मचाने वालों, हिंसक प्रवृत्ति के बढ़ावा देने वालों पर सख्ती की जाए तथा मेले के दौरान बड़े डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने नगर निकायों को नियमित साफ सफाई, शौचालय व पार्किंग, जल संस्थान को पेयजल की निर्बाध सप्लाई, फूड सेफ्टी विभाग को खान पान की चीज़ों की नियमित देखरेख और पूर्ति विभाग को किसी भी तरह की ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग इत्यादि में यदि किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधी विभाग और संबंधित कार्यदायी संस्था पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को विभिन्न स्नान घाटों और पुलों पर बेहतर साफ सफाई और जरूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षण HOP धनंजय मोहन ने स्वैच्छिक ले ली, जिसके बाद उत्तराखंड वन विभाग में मुखिया की नई कमान समीर सिन्हा को दे दी गई है। नए मुखिया के तौर पर समीर सिन्हा के सामने मानव और वन्यजीव संघर्ष की चुनौतियां रहेगी। उत्तराखंड के वनों में लगने वाली आगजनी की घटनाओं, विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति समेत कई विषयों पर वन विभाग के नए मुखिया समीर सिन्हा से खास बातचीत की। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी ने उत्तराखंड में वन प्रमुख की जिम्मेदारी समीर सिन्हा जी को दी गई है। सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पूरे महकमे की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ी जिम्मेदारी है
और क्या चुनौतियां मानते हैं इसमें आप? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी का आभार कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के योग्य समझा। उत्तराखंड राज्य एक वन बाहुल्य राज्य है और हिमालयी राज्य भी है और दोनों दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। वन विभाग का इस प्रदेश का जो लगभग 70% से अधिक जो भूभाग है उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है और मैं मानता हूँ कि ये केवल एक जंगल की बात नहीं है। वन विभाग का उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व भी है क्योंकि यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के लोग, यहाँ की परंपराओं में वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले एक मूल मंत्र जो हम सबके लिए है वो ये है कि जंगल के साथ जो स्थानीय निवासियों का जो जुड़ाव है उसको किस प्रकार से और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करना है। रोजगार के अधिकाधिक अवसर वानिकी के माध्यम से किस प्रकार बढ़ाए जा सकते हैं उस पर विचार करना है। जो हमारी चुनौतियां हैं, कुछ आपराधिक तत्व हैं जो संगठित होकर वन संपदा को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कठोर और प्रभावी कार्रवाई करनी है। मानव वन जीव संघर्ष के मुद्दे हैं जिस पर हम काम करते रहे हैं। वनाग्नि का विषय है, जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष अच्छी तैयारी रही विभाग की। हर साल तैयारियां होती हैं सर, लेकिन देखा जाता है कई टीमें भी गठित की जाती हैं, यहाँ तक गांव के जो लोग होते हैं उनको भी उसमें लगाया जाता है कि आगों को वो बुझाएं। लेकिन हर बार जिस तरीके से जो वनाग्नि की घटनाएं वनों में होती हैं उससे काफ़ी नुकसान भी होता है। टीम लगातार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रही है, हेलीकॉप्टर का भी एक बार इस्तेमाल यहाँ किया गया था। क्या कुछ करना बाकी है जो कि हम विदेशों से सीखें, जो कि ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका में हम देखते हैं कई सारे देशों में आग लगती है तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ ज़रूरत है यहाँ पे? आपने अच्छा जिक्र किया और मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से उन क्षेत्रों में जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको बारीकी से देखें। वहाँ मुख्य रूप से ग्राउंड फायर होता है। जब एक बार वो आग लग जाती है तो महीनों तक कई बार काबू नहीं हो पाती, जबकि उनके पास हमसे कहीं अधिक संसाधन और जो टेक्नोलॉजी है उसका उनके पास उपयोग करने का अवसर होता है। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम जो पारंपरिक हमारा जो ज्ञान है, पारंपरिक जो प्रक्रिया है, उसके साथ साथ आधुनिक जो है, दोनों को मिलाकर हम प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि वनाग्नि की घटनाएं लगभग सारी जो है वो मानव जनित होती है, तो इसीलिए हमारा प्रयास रहा है कि इनके बचाव का कार्य में स्थानीय समुदायों को अधिक से अधिक भूमिका उनके लिए दें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया गया था जिसमें पिरूल को एकत्रीकरण करके और उसके माध्यम से विभिन्न जो उत्पाद हैं उनके निर्माण को बढ़ावा दिया जाना। इससे गांव के लोगों को पिरूल एकत्र करने में बहुत अच्छे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वनों से ज्वलनशील पदार्थ वो भी हट रहा है, जिससे कि वनाग्नि का जो खतरा है वो कम हो रहा है। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि इस वर्ष वनाग्नि की घटनाएं पहले की तुलना में बहुत कम हुई हैं। इसमें मौसम का योगदान बहुत अच्छा रहा है। इस बार वैसे तेज़ गर्मी लगातार नहीं पड़ी, लेकिन साथ साथ विभाग की भी तैयारी पहले से बेहतर रही है। ये एक निरंतर चुनौती है और हमें हर साल अपनी पिछली जो हमारी परफॉर्मेंस है उससे सीख लेकर और आगे और बेहतर हमको करने का प्रयास करते रहना है। वन जीवों और मानव का जो संघर्ष है, अक्सर देखा जाता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जंगलों के आसपास हैं, उनका संघर्ष देखा जाता है। कई बार देखा जाता है लोगों पे घटनाएं होती हैं, बाघ के हमले होते हैं, पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में हमने देखा है। उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? हाँ, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मैंने विशेष रूप से मानव वन जीव संघर्ष के मुद्दे पर काम किया है और इसके दो तरह के पक्ष हैं। एक तो जो शॉर्ट टर्म चीज़ें हम करते हैं और एक जो दीर्घकालीन जो हमारे जो प्रयास है, और हमने दोनों तरीके से बहुत इसमें प्रगति की है। महत्वपूर्ण ये है कि पूरे राज्य स्तर पर पहली बार एक कार्य योजना बनाई गई है इसके निवारण के लिए। उसके अलावे मुख्य वन जीव प्रतिपालक के कार्यालय में एक सेल की स्थापना की गई है जो इन घटनाओं की निरंतर गहराई तक जाके उसका विश्लेषण कर रहा है। इसके आधार पर अलग अलग वन्य जीवों की दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र है उनको चिन्हित किया गया है
और उसी हिसाब से उन क्षेत्रों में संसाधन भी पहुंचाए जा रहे हैं, वहाँ के स्टाफ को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जैसे कोई इलाका अगर मान लीजिए कि सांप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, तो वहाँ विशेष रूप से सांपों को पकड़ने और रेस्क्यू करने वाली टीम को प्रशिक्षित करके वहाँ तैनात किया गया है। जिन इलाकों में हाथी से संबंधित घटनाएं होती हैं, उनके लिए अलग रणनीति है। जिन इलाकों में गुलदार से संबंधित घटनाएं होती है, वहाँ अलग रणनीति है, वहाँ अलग तरीके के उपकरण हैं। तो इस प्रकार से एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से विभाग द्वारा काम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में बहुत अच्छी गुणवत्ता के उपकरण फील्ड में उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे वो ट्रैंकुलाइजिंग गन हो, चाहे वो एनाइडर हो, चाहे वो ड्रोन हो, और वेटनरी डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये दीर्घकालीन हमारी नीति का हिस्सा है और धीरे धीरे इनके सकारात्मक प्रभाव दिखने प्रारंभ हो गए। उत्तराखंड सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। विभाग इसको किस नज़रिए से देखता है? एक मामला भी हाल फिलहाल चल रहा था पेड़ों को लेके, 10 रुपये के पेड़ 100 रुपये में खरीदे गए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या नीति रहेगी पूरे प्रदेश भर में? माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट इसमें निर्देश है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो है उन्होंने जो निर्धारित की है, हम पूरी निष्ठा के साथ उसका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक किसी विशेष प्रकरण की बात है, तो जो भी ऐसे मामले सामने आते हैं उनका परीक्षण करके जो भी उसमें उपयुक्त निर्णय होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सीएम वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सीएम धामी ने अमित शाह से मुलाकात की। बैठक से पहले सीएम धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि इस बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रही है। इसके पहले इसकी 24वीं बैठक पिछले साल उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में हुई थी। हाल ही में राजधानी देहरादून के खलंगा वन क्षेत्र में हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आपत्ति जताई है। यशपाल आर्य का कहना है कि राज्य सरकार आज कह रही है कि हम इस मामले पर जांच कराएंगे, लेकिन डीएफओ, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने धामी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार की संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत से कार्य किया गया है। उसमें पेड़ों को, वृक्षों को काट दिया जाता है और जो वहाँ के उस क्षेत्र के, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, रेंजर्स हैं, एसीएफ हैं, डीएफओ को इस बारे में खबर नहीं होती है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? राज्य सरकार आज कह रही है कि हम इसकी जांच कराएंगे। भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं। एक गरीब का घर अगर वन क्षेत्र में है, उसको तोड़ने में सरकार देरी नहीं लगाती है। और 40 बीघा जमीन, वो लोग कौन है? लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता सहित इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार चोरी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश नहीं लगाने से गुस्साए ग्रामीणों ने लालकुआं कोतवाल दिनेश चंद्र फतरयाल का घेराव कर जल्द से जल्द चोरी की घटनाओं के खुलासे की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होता है तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन को बद्ध होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इस लालकुआं कोतवाली दिनेश चंद्र फतरयाल ने आक्रोशित ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बताते चले कि युवा भाजपा नेता एवं बिंदु खत्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर लालकुआं कोतवाली पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने कोतवाल दिनेश चंद्र फतरयाल का घेराव कर उन्हें एक ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर कोतवाल ने आक्रोशित ग्रामीणों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
लगातार लाल कुआं बिंदुकत्ता क्षेत्र के अंदर चोरी के प्रकरण लगातार आ रहे हैं और आज हमारा यहाँ पर आने का मुख्य मकसद यही था कि अभी 21 दिन पहले चोरी हो जाती है और इससे पहले दिसंबर में भी एक मामला ऐसा आता है जिसमें सोना चोरी का वो मामला है। लेकिन एक तरफ 21 दिन हो गए एक केस को और दूसरे केस को आज लगभग 5 महीने होने को हैं। बावजूद उसके अभी तक कोई भी पुलिस के माध्यम से कड़ी कार्रवाई उसमें नहीं करी गई है। आज हम सभी ग्रामीणों के साथ में यहाँ पर आए थे क्योंकि क्षेत्र में एक डर का माहौल बना हुआ है। बिंदुकत्ता क्षेत्र में लगातार चोरी बढ़ते जा रही है। पिछले आज से कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार में 2 भाई बहनों की शादी थी जिनके घर के अंदर से 14 तोला सोना गायब हो गया। हल्द्वानी में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के तहत कुमाऊं मंडल भाजपा संभाग कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब स्कूलों और डिग्री कॉलेजों के छात्रों को शिक्षा के माध्यम से बताया जाएगा कि देश के अंदर इमरजेंसी कैसे लगी, तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पहले से ही पाठ्यक्रम में शामिल है, लेकिन अब स्कूलों के कार्यक्रमों में भी उनकी उपलब्धि को बताया जाएगा। और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी। और एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए उन्होंने कश्मीर की यात्रा की और नेहरू जी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए शहर के प्रसिद्ध कंडोलिया ठाकुर मंदिर और प्राचीन क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मर्दिन दर्शन के पश्चात जिलाधिकारी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गबरियाल सहित अन्य अधिकारियों ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वाति एस भदौरिया जिलाधिकारी गढ़वाल कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों से औपचारिक वार्ता कहा कि जनपद के समग्र विकास और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएगी। जिलाधिकारी भदौरिया ने कहा कि जनसभाओं में त्वरित समाधान, प्रशासन में पारदर्शिता, कार्यों की गति और सभी विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को भी अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि इसके लिए हमारी टीम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों क्षेत्रों में ठोस कार्य योजना के साथ प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जिले में गुलदार की बढ़ती घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अधिक प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। पौड़ी बहुत ही फैला हुआ जनपद और बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लास्ट माइल डिलीवरी उसकी हम इंश्योर कर सकें। और साथ ही जो हेल्थ एजुकेशन है, हमारे फील्ड्स हैं, और साथ में जो हमारी स्वरोजगार को पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हमारा प्रयास रहेगा। और इसके साथ ही जो लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार इन सब के मामले के प्रति हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी इमीडिएटली क्योंकि पंचस्थानीय चुनाव के ऑलरेडी आचार संहिता भी जारी हो रखी है, तो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उन सभी पंचायत इलेक्शंस को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। और अभी कांवड़ भी अगले माह में होना है, जहाँ पे हमारा नीलकंठ महादेव वाला क्षेत्र है, वहाँ पे काफी बड़ी जनसंख्या में हमारे कांवड़िए भी आते हैं। आर्मी सप्लाई कोर हल्द्वानी में तैनात 25 साल के नायक हिमांशु मिश्रा अपने 3 साथियों हवलदार दीनदयाल, नायक लवप्रीत सिंह और संजय कुमार के साथ बौर जलाशय घूमने आए थे। शाम को चारों जवान जलाशय के माइलस्टोन 8.5 पर पहुंचे।
इस दौरान हिमांशु जलाशय में नहाने उतर गए, लेकिन पानी के तेज बहाव में फंसने के कारण वो अचानक डूबने लगे, जिसके बाद साथियों ने तत्काल पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी सेना मुख्यालय हल्द्वानी को दी। वहीं जल पुलिस प्रभारी प्रशांत कुमार और एसडीआरएफ प्रभारी सुरेंद्र सिंह, एसडीआरएफ इंचार्ज सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 14 घंटे तक चले इस गहन सर्च अभियान के बाद हिमांशु मिश्रा की लाश जलाशय से बरामद की गई। हिमांशु मिश्रा मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, जो वर्तमान में बेंगलुरु में रहते हैं, जबकि उनकी पोस्टिंग हल्द्वानी में थी। एनडीआरएफ की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जान बहुत कीमती है जी, और इस छोटे छोटे से कामों में अपनी जान को नहीं गंवाना चाहिए। और इस प्रकार यहाँ आकर डैम पर अगर आते हैं, टूरिस्ट के रूप में आते हैं या जिस प्रकार से भी आते हैं, तो पूरी सुरक्षा का ध्यान दें। और आजकल बारिश का मौसम है, डैम में पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो डैम में पानी में ना उतरें, डैम के बाहर से ही डैम की और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें, ना कि अपनी जान को गंवा इसके लिए अपनी जान। सर कहाँ का रहने वाला था जवान, कौन था सर, कुछ जानकारी? ये जवान जो मुझे इनिशियल जानकारी पुलिस के द्वारा प्राप्त हुई है, कहीं साउथ इंडिया का रहने वाला है और कोई आर्मी का जवान है। बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी इसके बारे में हम लोगों को नहीं है। धन्यवाद। हरिद्वार आरटीओ कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए नई पहल की गई है। आरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा की ओर से यहां टोकन व्यवस्था लागू की गई है। ऑफिस में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोग यहां टोकन लेकर अपना काम करा रहे हैं। इसे उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। यहां वोटिंग रूम में लगी स्क्रीन में टोकन नंबर डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद लोग आसानी से अपना काम करवा रहे हैं। खास बात यह है कि टोकन सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर आरटीओ निखिल कुमार ने खुद ही तैयार किया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले आरटीओ निखिल शर्मा को ऑफिस में टोकन सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। जब उन्होंने सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियों से संपर्क किया तो टोकन सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगा था, इसलिए उन्होंने खुद ही इस प्रोग्राम को तैयार कर अपने ऑफिस में लागू कर दिया। लोगों को भी इस सिस्टम का लाभ मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतजार करते हैं। सामने हमारे एक स्क्रीन लगी हुई है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र इस शक्ति संवाद सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट पवार ने कहा कि मैं एक संयुक्त परिवार से आती हूँ। जब हमारा पूरा परिवार एकत्रित होता है तो हमारे परिवार के लोगों की संख्या 70 होती है। संयुक्त परिवार बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए नगर निगम श्रीनगर की महापौर आरती भंडारी ने कहा कि जब हम अपनी संस्कृति के पक्ष पर बात करते हैं तो हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं कि हम कहां से हैं, हमारी अपनी पहचान क्या है। नई पीढ़ी को इसकी जानकारी बड़ी संजीदगी से दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में उच्च अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि इन गांवों में समग्र विकास एवं आजीविका संवर्धन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में तेजी से कार्य करने के लिए सभी अधिकारी पूरी तत्परता व प्रतिबद्धता से जुटे रहें। बैठक में मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर कानून व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि धामों व यात्रा मार्गों पर अशांति पैदा करने वाले एवं अवांछित गतिविधियों में संलिप्त तत्वों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घोषित 2 स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों का शीघ्र चिन्हांकन कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए।
ये थी आज तक की मुख्य खबरें। इसी के साथ हो गया है वक्त बुलेटिन की समाप्ति का। नमस्कार।